नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी 65 मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कभी भी आगे चल के मेंस का एग्ज़ाम देंगे। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बीपीएससी 65 हो या कोई भी मेंस का एग्ज़ाम हो बीपीएससी का, उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर यानी कि एक जो है आपको, वो चाहे मौर्य कला हो, पाल कला हो, पटना कलम हो या मधुबनी पेंटिंग हो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसमें से हम आज चर्चा करेंगे पटना कलम की। इसके पहले दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया था बिहार जो चंपारण सत्याग्रह था, जिसे आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया और बहुत लोगों ने सराहा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ इसे एज एन ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुने, आप एक बार देख लें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इसे विजुअलाइज कर पाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो आपके कानों में जाएगा आप उसे सुन के कर पाएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हम इसके ऊपर बात करेंगे, जब आप आंसर राइटिंग करें तो वो आपको हेल्प करें। दोस्तों यही कहूँगा कि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि बीपीएससी 65 के लिए जितने भी मेंस के टॉपिक है मैं उसको बहुत जल्दी कवर कर लूँ, एंड देन हम उसके बाद अलग जो टॉपिक्स हैं हमारे उसके लेके हम चलेंगे। तो आज जो टॉपिक है उसके लिए मैं शुरू करूँगा पटना कलम चित्रशैली। उसके पहले कहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो और या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो ये पटना कलम चित्रशैली है, तो ये बीपीएससी मेंस पेपर के लिए है और स्पेशली 65 के लिए। जैसे ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जो भी फ़ोटोज़ हैं इसके अंदर, ये सारे आप इसमें आगे चल के देखेंगे कि कैसा ये आपके लिए मददगार साबित होगा। तो पहले अगर हम क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दें तो इसमें देख सकते हैं पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। 2019 यानी कि 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। और वही प्रश्न दूसरा था, 2016 में पूछा गया था कि पटना कलम की चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, परीक्षण और वर्णन कीजिए लगभग ऑलमोस्ट सेम सेम है, आप कह सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी बातें डिटेल्स में बतानी है जब परीक्षण करेंगे, और विशेषता जो होंगे कि क्या क्या विशेषताएं थी उसके ऊपर आप बात करेंगे। कुछ की पॉइंट्स जो है मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप वो रिमेंबर रखें, अगर अगर याद रखें वो की पॉइंट्स, जैसे कि विकास कैसे हुआ। पहली चीज़ आप विकास पे ध्यान देंगे, फिर उसका क्षेत्र जो था कैसे हुआ, प्रमुख चित्रकार जो थे या प्रमुख चित्र कह सकते हैं आप, फिर प्रमुख कलाकार थे, और मौलिकता क्या थी। मौलिकता यानी कि कैसे जो है उसकी अपनी खुद की मौलिकता क्या है, वो क्यों इतना मौलिक है। जैसे कि अगर आप कंपेयर करते हैं मधुबनी पेंटिंग से या फिर मॉडर्न कला आर्ट से, तो वो कैसे डिफरेंट है उसको देखेंगे। फिर उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर ये जो इंसान बैठा हुआ है घोड़ा के ऊपर, टांगा के ऊपर, तो इसमें क्या इसकी विशेषताएं हो सकती है, ये आपको बात करना है। तो दोस्तों चलते हैं इसमें, हम देखते हैं। कह रहे हैं कि पटना कलम शैली की उत्पत्ति। पहले तो जान लीजिए कि इसको पटना कलम ही क्यों कहते हैं दोस्तों। देखिए, इसका अगर बैकग्राउंड आप जानने की कोशिश करेंगे तो जब आपको पता है कि अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर के समय में जो कला थी वो फुल फैल रही थी, लेकिन जब बात औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब को मैं वो बताना चाहूँगा, उसके जितने भी लाइफ थी, सारे उसके ज़्यादातर उसके जो लाइफ के पार्ट्स थे, उसके उसका समय था युद्ध में गुजरा। इसके वजह से क्या हुआ कि जो चित्रकला शैली जो थी राज दरबार में, उसको उसने प्रमोट नहीं किया। ये भी एक रीज़न था। तो वहाँ के जो दिल्ली दरबार में, जो दिल्ली के आसपास जो सारे जो कलाकार थे, उनके पास कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि कोई प्रमोट करने वाला था नहीं। तो कुछ जो थे, कुछ चले गए आपको नॉर्थ साइड में, जैसे कि आप उत्तराखंड ले लीजिए, फिर उधर जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट ले लीजिए। और एक जो ग्रुप था, वो ग्रुप क्या हुआ, आपको दिल्ली से मुर्शिदाबाद चला गया। ठीक, आप इसका बैकग्राउंड समझिए, दिल्ली से मुर्शिदाबाद चला गया। और जब वहाँ पे, आपको अगर याद होगा 1757 का जो प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, तो मीर जाफ़र बना था। मीर जाफ़र तो ठीक था, जो उसका जो मीरन जो उसका पुत्र था, वो उसने उसको क्या किया, उसने भी संरक्षण प्रदान नहीं किया, उसने इस सब चीज़ों पे बैन लगा दिया। तो बेचारे दिल्ली से पहले मुर्शिदाबाद गए, फिर मुर्शिदाबाद भी जाके वो फंस गए। वहाँ से उन्होंने क्या किया, उन्होंने
पाटलिपुत्र का तो नाम सुना ही था, पटना का, तो या फिर उस समय का अजीमाबाद कह सकते हैं आप, वो वहाँ से पटना चले आए। इसीलिए इसका नाम जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं पटना कलम पड़ा, और इसे पटना कलम की शैली आप कह सकते हैं। तो पॉइंट्स वाइज अगर देखें आप तो कह रहा है कि पटना कलम की शैली की उत्पत्ति ब्रिटिश शैली के संयोग से अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था। इसमें हम डिस्कस करेंगे। खैर, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान शाही दरबार में कलाकारों को प्रशय नहीं मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्र में होने लगा, जैसे कि आपको बताया मैंने। खैर, इसी क्रम में 1760 के लगभग पलायित चित्रकार तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र वापस आ गए। इन पलायित चित्रकारों ने राजधानी क्षेत्र में तथा उसके आसपास क्षेत्रों में बसकर स्थानीय अभिजात वर्ग के संरक्षण में चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। आपको बताना चाहूँगा कि यही एक ध्यान देने वाली बात है कि जब ये पटना आए तो पटना में ये किसी मुगल या किसी और के संरक्षण में नहीं हो, ये आम लोगों के संपर्क में आए, अभिजात वर्ग के संरक्षण में आए, और उसके बाद इस कला को इन्होंने विकसित किया। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कही जाती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि पटना कलम चित्र शैली जो थी मुर्शिदाबाद से पटना 1760 में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो कह रहा है कि पहला पॉइंट देखते हैं, इस चित्र शैली में जो है, इस चित्र शैली में व्यक्ति चित्रों की प्रधानता होती है तथा इस शैली में उकेरे गए चित्र आम जीवन की त्रासदियों को दर्शाया जाता है। पहले जितने भी मुगल दरबार में जो लोग चीज़ें बनाते थे, जो चित्रकार थे, वो मुगलों के बनाया उन्होंने, बड़े बड़े शान शौकत को देखते हुए बनाया। लेकिन जो पटना कलम के जो मुख्य विशेषता क्या था, ये आम जीवन को दर्शाता था। जैसे कि आप ले लें कि बाज़ार में सामान बेचने वाला एक इंसान, कुम्हार का, मछली बेचने वाला, चूड़ी बेचने वाले, है ना, ग्वाले का देख लो आप, ऐसे आम जनजीवन से जो चीज़ें थी हमारे आसपास की, उनको उन्होंने दर्शाया। कह रहा है कि अधिकांश चित्रकारी लघु श्रेणियों की होती थी और अधिकतर कागज़ पर बनाई जाती थी, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें होती थी और कागज़ पर बनाई जाती थी। बाद में इस तरह की चित्रकारी हाथी के दांत पर भी किया जाने लगा। मतलब जब ये लोग अंग्रेज़ों के संपर्क में भी आए थे वहाँ पे, जिनको शौक़ था उसके ऊपर, तो अंग्रेज़ों के लिए वो हाथी के दांत पे वैसे चित्रकारी करते थे, तो उसको ना अंग्रेज़ जो थे अपने कोट में लगाते थे, ऐसी ऐसी जगहों पर रखने के लिए लगाते थे, जो हाथी के दांत पर भी उकेरा जाता था। और जो कागज़ के बाद बताया दोस्तों में, इसकी एक विशेषता ये भी थी कि ये कागज़ जो था, पटना शैली के जो लोग थे ये कागज़ भी खुद से तैयार करते थे या फिर नेपाल से मंगवाते थे। क्या दैनिक जीवन पर चित्रकारी इस शैली में बहुतायत में है। क्या चित्रकारी का विषय दैनिक मजदूर, मछली बेचने वाले, टोकरी बनाने वाले पर आधारित होती है, जैसे आपको बताया मैंने। फिर चित्रकला की इस शैली में देशी पौधों, छाल, फूलों और धातुओं से बने रंगों का इस्तेमाल होता है। तो मतलब क्या हो कि इसमें जो नेचुरल कलर जो है, समझ रहे हैं ना आप, नेचुरल कलर का उपयोग किया जाता था। नीला का रंगने के लिए नील, जो इंडिगो की खेती होती थी आपको पता है, उसका उपयोग किया गया। और कहते हैं अधिकांशतः गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्का पीला और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो रंगों का जो इस्तेमाल किया गया है वो भी एक तरीके से नेचुरल था। क्या इस शैली के प्रमुख चित्रकार सेवक राम, हुलास लाल, जयराम, शिवदयाल आदि हैं, जो कि इस शैली के अधिकांश चित्र पुरुष हैं, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। अगर आप मधुबनी पेंटिंग से इसको कंपेयर करें तो मधुबनी पेंटिंग में 99% लोग आपको वहाँ की महिलाएं मिलेंगे, घर में काम जो कर रही हैं, आंगन में काम कर रही हैं, वो महिलाएं मिलेंगी आपको। कह रहा है कि इस शैली में चित्र की आकृति को रेखांकित करने के लिए पेंसिल का उपयोग किए बिना ब्रश से सीधे चित्रकारी किया जाता है, और इस तकनीक को आमतौर पर कजली सिहाई के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या था कि आजकल के जो पेंटिंग्स बनते हैं, पहले स्केच बना जाता है, फिर उसके ऊपर रंग भरा जाता है, लेकिन इनकी विशेषता ये थी कि ये पेंसिल का स्केच नहीं करते थे, डायरेक्ट जो ब्रश था उससे वो तस्वीरों को बनाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, उसमें जो सामान उपयोग में लाए जाते थे उसके बारे में हम देखते हैं। ये कह रहा है कि पटना कलम के चित्रकार अत्यंत प्रतिभाशाली और कुशल कलाकार थे।
इनमें कुछ ऐसे गुण थे जो अन्य कलाकारों से दुर्लभ है। यह कागज़ और रंग खुद ही तैयार करते थे, जैसे आपको बताया मैंने। कुछ चित्रों के लिए ये नेपाली कागज़ का प्रयोग करते थे, ये मैं आपको पहले बताया था। क्या पटना शैली के चित्रकार कागज़ के अलावा रंग भी, जैसे कि वृक्ष की छाल, फूल पत्थर, धातु आदि तरह तरह की वस्तुओं से खुद ही तैयार करते थे। पीले रंग के लिए पता है क्या करते थे ये लोग? गाय को हल्दी खिला देते थे और उसका जो पेशाब निकलता था, उससे उसको रख के, उसको छान के, तो जो हल्दी का रंग जो था वो पीछे नीचे बैठ जाता था और उससे वो पीले रंग का इस्तेमाल करते थे। कह रहा है कुसुम और कह रहा है कुसुम और हर श्रृंगार के फूल से लाल, वृक्ष की छाल से पीला, लाजू पत्थर से नीला, लाह से गुलाबी, सीप जलाकर तथा कश्मीरी मिट्टी और शीशा से सफ़ेद, गेरू मिट्टी और शिगरिक से खास किस्म का लाल तथा चिराग के फुलिये से काला रंग तैयार किया जाता था। कागज़ और रंगों के अलावा पटना शैली के चित्रकार तुलिका भी स्वयं ही तैयार करते थे। बारीक चित्रकारी के लिए गिलहरी के पूंछ के बाद से तुलिका तैयार किया, यानी जो ब्रश था, जो छोटे छोटे महीन महीन ब्रश कह सकते हैं आप, उसके तैयार करो। ये जो गिलहरी का जो पूंछ है ना, अगर आप आंसर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा गिलहरी के पूंछ का इस्तेमाल, उसके बाल का इस्तेमाल पेंटिंग के लिए आप सोच सकते हैं। फिर क्या, पटना शैली के चित्रकार जन जीवन से जुड़े थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलाकृतियों में किसानों, मजदूरों के जीवन को चिन्हित किया। उनके चित्रों में मछली बेचने वालों, टोकरी बनाने वालों, लोहार, दर्जी, कुम्हार, चरखा आदि जनसाधारण के जीवन को अंकित किया गया है। यानी कि इसमें कोई भी राजा महाराजा ये सब कुछ मौजूद नहीं था दोस्तों। तो ये लोग जो थे उसके अंदर काम करते थे। तो दोस्तों इसमें आप अगर देखेंगे, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, कि अगर आप वापस जाते हैं पटना शैली को लेके पटना कलम के ऊपर, तो ये इसके ऊपर जो था ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं मुग़ल चित्रकला का शैली का भी प्रभाव था और ब्रिटिश कला का भी, साथ ही साथ कुछ ऐसी विशेषताएं जो सम्मिलित थीं। लेकिन इसका बता जाए कि कहा जाए कि इस प्रकार पटना शैली एक लोक चित्रकला थी दोस्तों, जिसमें प्राकृतिक रूपों का विशेष ध्यान रखा जाता था। जैसे धन एवं आश्रय के अभाव के, अगर आप देखें, संरक्षण नहीं मिलने के कारण ये लोक अ, चित्र लोक चित्रकला थी जिसमें आम लोगों का उपयोग था। तो इससे जो संरक्षण था बड़े लोगों का मिल नहीं पाया, और बड़े लोगों का संरक्षण नहीं मिल पाया, तो ये क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जो एक तरीके से आप कह सकते हैं पतन होने लगा इसका। और पतन होने का एक रीज़न ये भी था उस समय दोस्तों, ये धीरे धीरे चीज़ें आपको, कैमरे का आविष्कार हो जाना, कैमरा कह रहा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाना, और एक मुझे राइटर उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद जयराम जी या जय जी उनका नाम था। जब उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू की थी, तो वही प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बनना शुरू हो गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी, धीरे धीरे इसका पतन भी होने लगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है, वो याद जो रखनी है वही है कि इसका जो आप बैकग्राउंड तैयार करेंगे, की पॉइंट्स में विकास कैसे हुआ आप शुरू करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जिस तरीके से चित्रकारी का शुरुआत हुआ, उसमें ये सकता है कि पटना कलम चित्रकला एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। इसका विकास प्रमुख्य 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1750 ईस्वी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि 1925 तक बहुत ज़्यादा हुआ था। तो 1925 तक भी, जब तक अंग्रेज़ लगभग थे हमारे देश में, सब चीज़ें हो रही थी सही से, तो सब कुछ सही था। क्या कि चूँकि मुग़ल काल में शाही दरबार कला एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, परंतु साम्राज्य के पतोन्मुखी होने के साथ ही कलाकार विकेंद्रित होने लगे एवं कला के अनेक क्षेत्र एवं केंद्र एवं शैली का उदय हुआ। जैसे मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों द्वारा कला को राजकीय संरक्षण ना देने की नीति तथा कमज़ोर होते मुग़ल साम्राज्य ने मुग़ल कलाकारों को मुग़ल दरबार से दूर दराज के इलाकों में जाकर बचने को विवश कर दिया। वही जाकर प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर का जो पुत्र था मेरन, वहाँ पे उसने पाबंदी लगाई और ये फिर से विवश होकर वह पटना आ गए। तो ये बैकग्राउंड तैयार किया आपने। तो आपने इसमें बैकग्राउंड जो तैयार किया, इसमें आपने ये बताया कि कैसे शुरू हुआ विकास, और क्षेत्र भी आपने इसमें कवर कर लिया। फिर आपने चित्र कवर कर लिया कि किन किन चीज़ों के चित्र बनाए जाते थे, और कलाकार जो थे उनमें जो थे उनका नाम आप जो है वो मेंशन करेंगे। जैसे मैं आपको नाम बताया था मैंने, कि इसमें जो जो नाम थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है सेवक राम,
है ना, हुलास लाल, जयराम, शिवदयाल आदि हैं। इनका आप नाम ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो और स्ट्रांग होगा। जो आंसर चेक करेगा आपको उसको लगेगा कि हाँ आपने एक हायरार्की तैयार की है। पहले विकास की बात आपने की, क्षेत्र भी उसमें शामिल कर दिया, फिर आपने उसमें जो कला था वो भी शामिल कर दिया, है ना। और वो करने के बाद आप एक तरीके से देख सकते हैं कि आपका ये आंसर तैयार है। तो ये आपको की पॉइंट्स दिमाग में रखनी है, ठीक है। आप पूरी बातें याद रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसको डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। और अपने आप को सोचिए कि आप उस दौर में चले गए हैं दोस्तों। आप सोचिए कि आप पटना चले आए, आप भले कहीं से हो, आप सोचिए कि उस दौर में आ गए हों। वही टांगा, वही मछली बेचने वाला, वही कुम्हार, आपने कुम्हार भी देखा होगा। तो उसको अपने मन में उतारिए और कोशिश कीजिए कि आप एक चित्रकार हैं। और आपको चित्रकार, आप जो सेवक राम जो भी थे वो आपके दोस्त हैं। जितने भी ये लोग थे आपके दोस्त हैं। आप दोस्तों के नाम जल्दी भूलते नहीं हैं। तो आपको ट्रिक बताता हूँ, किसी का अगर नाम याद करना हो तो आप मान लीजिए अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि वो इंसान जो है वो आपका दोस्त है ना। और आपका कोई दुश्मन है तो उसको भी, आप दुश्मन को भी नहीं भूलते। अब लॉर्ड कर्जन को अगर याद करना हो 1905 का, तो आप उसको एक तरीके से दुश्मन मानिए, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे अपने दुश्मन को। तो ये एक ट्रिक्स होते हैं ऐसे दोस्तों कि आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात आती है सन याद करने की, तो उसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आप सोचिए कि उस दिन आपका जन्म हुआ था। अपना बर्थडे आप भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। सोचिए कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो उस दिन आपका जन्म हुआ था। भले 1757 में फिर से आपका बर्थडे था। तो आप ऐसे कर कर के चीज़ों को याद कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, माइंड जो है, अगर आप उसके साथ खेलते हैं तो माइंड भी आपका एक तरीके से गुलाम बन जाएगा आपके मन का। और जब आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बॉक्स में लिखिए कि कैसा लगा। और जो मैंने ये आपको ये स्लाइड दिखाए हैं मैंने, अगर ये आप डायरेक्टली चाहते हैं कि मैं आपको ईमेल पे भी भेज दूँ, तो मैं आपको जस्ट कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड मैं आपको एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूँगा। जब मुझे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, 100 कमेंट्स कम से कम मिले, तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे एंड मैं आपको ईमेल पे डायरेक्ट ये स्लाइड भेज दूँगा। और ये बिल्कुल फ्री में भेजूँगा मैं दोस्तों, टेंशन ना लीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बीपीएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।